ताकि आपको बाद में देखना हो तो देख पाए। ओके, हमने ये चैप्टर 4 स्टार्ट कर लिया था, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, जिसमें हमने पहले बात करी थी कि एक्चुअली निधि आप कुछ बोलना चाहते हो बेटा? आपने रेस करा है हैंड, निधि नाम से जिसने भी ज्वाइन यस करा है। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग बोलना चाहते थे। ओके नो मैम, मैं न्यू एडमिशन हूँ, मुझे पता नहीं है कि ज्योग्राफी की कितनी कॉपी बनानी है। बेटा, एक ही कॉपी बनेगी ज्योग्राफी की, होमवर्क जिसमें आप करेंगे बस वही वाली बनेगी, ठीक है? बाकी नोट्स वगैरह जो भी आप करना चाहते हो उसी कॉपी को यूज करो, सिंगल कॉपी। एक प्रैक्टिकल फाइल और होगी, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीक से कराना शुरू करूंगी फाइल का काम। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। वेलकम बच्चा। ओके, फिर देन वी टॉक्ड अबाउट कॉन्टिनेंटल रिफ्ट या महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो ऑल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि एक्चुअली में जो अर्थ थी एक्चुअली में जब अर्थ की शुरुआत हुई थी तो सारे जितने हमारे आज हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, महासागर देख रहे हैं, ये इस तरह से नहीं दिखते थे जैसे आज दिखते हैं। तो ये हमने ये डायग्राम उस दिन भी देखा था, आज इसमें हम बहुत और क्लियरली इसको देख सकते हैं कि पहले दो हिस्सों में एक हमारा पहले पूरा एक सिंगल कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंथालसा, या सॉरी पेंजिया, और इसके आसपास में ये सारा जो पानी आपको दिख रहा है इसका नाम था पेंथालसा। तो सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट, मतलब एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था, और कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे इस महाद्वीप के टुकड़े होने लगे। सबसे पहले ये दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ। ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, इसको हमने बोला अंगारा लैंड, हिंदी में भी इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और लोरेशिया भी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दो नाम है इसके, अंगारा लैंड या लोरेशिया। तो लोरेशिया में हमारे आज अगर हम प्रेजेंट में देखें उस हिसाब से ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप और ये एशिया। तो ये वाले सारे हिस्से इधर थे, और ये जो नीचे का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से आ गए? ये साउथ अमेरिका आ गया, अफ्रीका आ गया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया का जो ये नीचे का हिस्सा है ये भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। और इनके बीच में एक ये जो ओपनिंग हुई, इसको हम बोलते हैं डेथिस सागर या डेथिस जियोसिंक्लाइन, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये और ज्यादा टुकड़ों में बंटता गया, और आज हम क्या देखते हैं, आज इस तरीके का हमारा जो है मैप बन गया है वर्ल्ड का। आज भी प्रेजेंटली भी ये सारे कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह पे टिके हुए नहीं हैं, ये अपनी जगह से मूव कर रहे हैं। अब ऑल्फ्रेड वेगनर ने क्या क्या हमें प्रूफ्स दिए थे कि ये चीज हो रही है, ये सब ड्रिफ्ट हो रहा है, और उस समय उसकी बात किसी ने नहीं मानी थी। मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पर उसको पागल बोल दिया गया था, क्योंकि उसने जो मूवमेंट के सिद्धांत बताए थे वो बिल्कुल गलत थे, उसको किसी ने माना नहीं था। तो मगर आज जब हम उन चीजों की रिसर्च कर रहे हैं तो अब इसकी थ्योरी सबसे ज्यादा मान्य है। तो पहला प्रूफ जिसको जो हमने डिस्कस करा था वो था महाद्वीपों में साम्य, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। आज भी अगर हम अफ्रीका और अमेरिका की तटरेखा को मिलाएं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिक्स हो जाती है। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया को मिलाएं तो ये आपस में फिट हो जाता है। तो मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स जो आज बिखरे हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके हम वापस से पुराने टाइम का जो पैंजिया था उसको हम फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं, और कंप्यूटर्स आने के बाद तो ये और भी आसान हो गया था इसको देख पाना। दूसरी हमने बात करी थी कि जो जो महासागरों के पार चट्टाने हैं, मतलब जो इस तरफ है कॉन्टिनेंट के, इस तरफ के जो लाल रंग का आप देख रहे हो ना, ये सारी रॉक्स बिल्कुल सेम टाइम की हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो ये देख करके हमें पता चला कि भाई कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े थे, तभी तो ये बिल्कुल एक सी रॉक्स बनी, नहीं तो इतना बीच में हजारों किलोमीटर का अब समुद्र है, तो मतलब ही नहीं है कि ये एकदम सेम हो पाए। ये तो दूसरा हमारा प्रूफ था। तीसरा हमने बात करी थी टिलाइट डिपॉजिट्स। टिलाइट की हमने हमने ये मैंने आपको बताया था कि ये ग्लेशियर्स द्वारा जमा किए हुए अवसाद होते हैं, और ये सिर्फ ठंडे इलाकों में ही पाए जाने चाहिए।
मगर आज ये जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका और इंडिया के जिस हिस्से में मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के, ये काफी गर्म इलाके हैं। तो इससे भी हमें पता चला कि किसी टाइम पर ये ध्रुवीय प्रदेश रहे होंगे और अब ये ध्रुवों से टूट करके आगे आ गए हैं, इसीलिए इन एरियाओं में भी हमको ग्लेशियर के जमा किए हुए अवशेष दिखाई देते हैं। फोर्थ हमने बात करी थी प्लेसर निक्षेप या प्लेसर डिपॉजिट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नदियों के नीचे जो जो अवसाद जमा होते हैं उनमें कई बारी हमको कई तरह के प्रीशियस मेटल्स जो पानी में ना घुल पाए ऐसे मेटल्स हमें मिल जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोना। तो हमें कई सारे ऐसे प्लेसर डिपॉजिट्स मिले ब्राजील की साइड पर और घाना की तरफ, जो बिल्कुल सेम थे। ब्राजील साउथ अमेरिका में है, घाना अफ्रीका में है, और उन दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर आ जाता है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? अनटिल एंड अनलेस कभी वो एक साथ जुड़े रहे हों। लास्ट हमने डिस्कस करा था जीवाश्मों का वितरण, जिसमें हमने ये देखा जो फॉसिल्स हैं वो अलग अलग जानवर के, अलग अलग वनस्पति के जो फॉसिल हैं, अवशेष हैं, वो कॉन्टिनेंट्स में बिखरे पड़े हैं, और ये संभव नहीं था इन जीवों के लिए कि ये तैर करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकते। तो कभी ना कभी इतिहास में ये सारा हिस्सा जुड़ा हुआ था, इसी वजह से ये जो है माना गया कि ये कॉन्टिनेंट्स अलग हुए हैं। तो ये प्रूफ्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस करे थे, ये रिकैप हो गया हमारा कि 5 प्रूफ्स दिए थे ऑल्फ्रेड वेगनर ने। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसमें देख सकते हैं। द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिक्सोफिट, रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशन, टिलाइट डिपॉजिट्स, प्लेसर डिपॉजिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर हम मान ले कि चलो भैया ठीक है मूवमेंट हुई, तो मूवमेंट हुई कैसे, मूवमेंट का कारण क्या था, ऐसी क्या चीज थी अर्थ के नीचे जिससे मूवमेंट हो रही थी? एक्चुअली में जब ऑल्फ्रेड वैगनर ने दिया ये थ्योरी दी, उस समय उसको पता नहीं था कि अर्थ के नीचे ऐसी भी कोई गतिविधि हो रही है जो हमने बात करी थी एस्ट्रोस्फेयर में। तो उसने ना दो जो बल बताए जिनकी वजह से ये अपनी जगहों से हिले। पहला उसने बताया पोलर फ्लिंग, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ध्रुवीय फ्लिंग बल, इसका हिंदी में भी वर्ड फ्लिंग ही है। और दूसरा उसने दिया टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल। अब ये दोनों ही जो थे ये बल बिल्कुल कमजोर से बल थे। इसमें पहला जो है उसको समझो आप, ध्रुवीय फ्लाइंग या पोलर फ्लिंग। अगर आज एक घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक कोई भी बॉल लेना और उसके ऊपर छोटे छोटे कागज के टुकड़े फाड़ करके छोटे छोटे डालना, और उसके बाद उस बॉल को घुमाना। कभी करके देखा है क्या होता है अगर हम किसी बॉल के ऊपर कागज के टुकड़े या फिर चौक का पाउडर डाल दें और उसको तेजी से घुमाएं तो क्या होगा? अपने माइक खोल के आंसर बताओ तो एक बारी। वो उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे? मैम कैसे वो हर उड़ेंगे? रिमूव हो जाएगा। ऊपर की तरफ को उड़ेंगे या हर दिशा में फैल जाएंगे? मैम हर दिशा में। हम हर फैल दिशा में फैल जाएंगे जाएंगे। ना। हाँ, तो यही जो यस फोर्स मैम। होता है ये एक्चुअली में अर्थ का जो अ, घूमती है, अर्थ जो रोटेशन होती है उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश हैं उसके ऊपर जो भी चीज होगी, ये वैसे हवा के ऊपर लागू होता है, उस उन जगहों पे हवा ठहर नहीं पाती है, मगर क्योंकि वहां पे बहुत ठंड है इसीलिए हवा वहां नीचे बैठ जाती है। बट आइडली कोई भी चीज जो तेजी से घूम रही है उसके जो ध्रुवीय प्रदेश होंगे वहां पर कोई भी चीज टिकेगी नहीं। तो ऑल्फ्रेड वेगनार ने बोला कि क्योंकि यहाँ पे पोलर फ्लिंग फोर्स है, इसीलिए यहाँ पे जो भी कॉन्टिनेंट थे धीरे धीरे समय के साथ उसको धक्का लगता गया और वो नीचे की तरफ आते गए, विषुवत वृत्त की तरफ या फिर इक्वेटर की तरफ। अब ये तो मानना बड़ा ही असंभव है कि अगर अर्थ इतनी तेजी से घूम रही थी कि ये सारे कॉन्टिनेंट पोल्स को छोड़ छोड़ के इक्वेटर की तरफ आ जाएंगे, तो अभी तक तो ये टकरा टुकरू के खत्म हो जाने चाहिए थे। तो ये लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तो फ्लीइंग का मतलब होता है भागना। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इस बल का एक्चुअल मतलब क्या है कि ध्रुवों से भागने लगे। ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स के दो टुकड़े हुए थे लॉरेशिया और गोंडवाना, ये ध्रुवों की तरफ से भागने लगे और इसीलिए इनके और ज्यादा टुकड़े होते चले गए। और इसमें ये मानना बहुत असंभव था कि इतना बड़ा जो लैंड मास है, इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा कैसे हिल सकता है अर्थ के घूमने से। तो ये खारिज कर दिया गया। दूसरा उसने बोला कि टाइडल फोर्स या ज्वारीय बल। अब आपको अब आज भी मालूम होगा कि पूर्णमासी पर, अमावस्या पर खास तौर से समुद्र का पानी
जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण ऊपर उठता है। तो यहाँ पर ये चीज इसने यही सिद्धांत को अर्थ के ऊपर लागू किया। उसने बोला कि जैसे समुद्र का पानी ऊपर उठता और गिरता है, ये टाइड जो होते हैं ये दिन में 2 बार आते हैं। इसको हम हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। ओके, ज्वाहर भाटा। तो इसमें क्या होता है कि पानी एक पर्टिकुलर टाइम पर ऊपर की तरफ उठता है, मतलब आगे बढ़ना शुरू हो जाता है ओशन का पानी, धीरे 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 आता है और फिर धीरे 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 वापस भी चला जाता है। तो इस टाइडल फोर्स का उसने बोला कि भाई जब अम, चंद्रमा का इतना प्रभाव पानी पे पड़ रहा है, तो चंद्रमा का इतना प्रभाव जो है सूरज और चंद्रमा दोनों मिला करके ग्रेविटेशनल फोर्स उनका वो अर्थ की लेयर्स को भी खींचने लग गया, और इसीलिए कॉन्टिनेंट्स अपनी जगह से मूव करने लगे। मगर फिर बात यही आई कि अगर सन और मून का इतना ज्यादा फोर्स है कि वो जमीन को भी हिला दे, तो फिर तो अर्थ का रोटेशन ही खत्म हो जाना चाहिए। जो अर्थ घूम रही है अपने अक्षांश पे, वो ही खत्म हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो ये दोनों फोर्सेस जो उसने समझाई, ये किसी को समझ नहीं आए और इनको खारिज कर दिया गया। और यही उसकी थ्योरी का सबसे कमजोर पक्ष था। इसीलिए सही प्रूफ देने के बावजूद वो अपनी थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाया था। बेटा ये मैं आपको अभी बुक में भी दिखा देती हूँ एक बारी कि ये कहाँ पर है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि हम कहाँ से कौन सा पार्ट जो है वो पढ़ रहे हैं। ओके ओके, ये हिंदी वाली खुल, इंग्लिश वाली खुल गई, एक सेकेंड। आपको ये बुक वाली, अभी ये स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, बुक वाली? यस मैम। ओके, यस मैम। एक सेकेंड, साथ साथ में ना बुक से भी रीड कर लेंगे थोड़ा सा, तो क्लियर हो जाएगा। जब तक ये खुल रहा है तब तक मैं, ओके खुल गया। ये देखिए यहाँ पर, ये है आपका प्रवाह संबंधी बल, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। ओके ओके, वेगनार के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण थे, पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल, पोलर फ्लिंग फोर्स, और ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। ध्रुवीय फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। जैसे संतरा होता है ना, ऊपर से थोड़ा सा पिचका होता है, ऊपर नीचे से, और बीच से मोटा होता है, तो बिल्कुल वैसी ही अर्थ की भी शेप है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वेगनर महोदय ने सुझाया वह ज्वारीय बल है, जो सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान यह बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ से कि ये वाला जो था, इसमें उसने जो भी सिद्धांत दिए उसको स्वीकार नहीं किया गया। अब फिर इसके बाद में स्वीकार हुआ क्या, अब उसको देखते हैं। जब आगे रिसर्चेस हुई, हमने अर्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया, नीचे अर्थ के नीचे क्या है, उस समय एक हमारे वो हुए, रिसर्चर हुए जिनका नाम है ऑर्थर होम्स। ऑर्थर होम्स ने एक चीज बोली कि पृथ्वी के नीचे संवहन धाराएं या कन्वेक्शनल करंट्स घूम रहे हैं। और ये जो है ये क्यों हुए हैं, क्योंकि धरती के नीचे जिस लेयर पे हम खड़े हैं उसके नीचे एक ऐसी लेयर है जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उनकी क्या एक खासियत होती है कि वो अपने आप से डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, और उस दौरान बहुत ज्यादा भारी मात्रा में वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यूरेनियम हो गया, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी एक्चुअली कैसे बन रही है, उसमें हम ये रेडियोधर्मी हमारे पदार्थ होते हैं, और ये इतने अनस्टेबल होते हैं कि ये अपने आप टूटते रहते हैं। वो टूटना ऊपर से नहीं दिखाई देगा हमको, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो टूटते हैं, और उसके टूटने से एटम्स टूटते हैं, उसके टूटने से बहुत भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उन्होंने बोला, ऑर्थर होम्स ने बताया कि ये जो है रेडियो एक्टिव तत्व ये काफी भारी मात्रा में क्रस्ट के या ऊपर भूपट्टी के नीचे पाए जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर पूरा मैग्मा बना हुआ है, और इस मैग्मा में धाराएं घूम रही हैं, कन्वेक्शनल करंट्स या संवहन धाराएं घूम रही हैं,
और यही जो है ये क्या कर रही हैं, सारे महाद्वीपों को अपनी जगह से हटाती हैं। हमने उस दिन जो वीडियो देखा था, उसमें आपने कन्वेक्शनल करंट सब बच्चों ने देखे होंगे और मैंने आपको चाय पत्ती का भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप पानी उबालो तो चाय पत्ती कैसे घूमती है उसमें। तो उसी तरह से यहाँ पर, जहाँ पर ये आप येलो पोर्शन में देख रहे हो, ये करंट्स हैं। कभी भी लिक्विड में अगर हीट ट्रांसफर होगा तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाता है और इस दौरान में वो क्या बना लेता है, वो इस तरीके की एक पूरा चक्र बना देता है, सर्कल बना लेगा। इसको हम करंट बोल रहे हैं, कन्वेक्शनल करंट या संवहन धारा, धारा की तरह बह रहा है ना ये। तो जहां पे ये धाराएं नीचे को जाती हैं, वहां पे हमारा जो क्रस्ट है उसका हिस्सा नीचे की ओर आता है और एक पॉइंट पे आने के बाद ये पिघलने लगता है। दूसरी तरफ जहाँ पे ये ऑपोजिट में जा रही हैं, वहां से हमारा जो अर्थ का हिस्सा है ऊपर से क्रैक होता है और वहां से मैग्मा ऊपर धरती पर आने लगता है और नए क्रस्ट का निर्माण करता है। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि पूरे अर्थ की रिसाइकलिंग हो रही है। यहाँ से नीचे जा रहा है और पिघल जाता है, फिर ये लावा जो है यही कहीं पे इकट्ठा होके बाहर निकलता है और फिर ऊपर नई क्रस्ट बनाता है या नई धरती का निर्माण करता है, चट्टानों का निर्माण करता है। तो पूरा रिसाइक्लिंग चल रहा है। और ये जो बात थी, इस टाइम तक हमारे पास कुछ प्रूफ्स आने शुरू हो गए थे कि हाँ, वाक़ई में ऐसा कुछ तो हो रहा है, जिससे अर्थ जो है क्रिएट भी हो रही है और ख़त्म भी हो रही है। क्योंकि हमने क्या देखा, ये जो मिड ओशियानिक रिज हैं, मतलब समुद्रों के जो बीच में ये हमें कटक दिखाई दिए बने हुए, जब इनकी एज निकाली गई, तो पता चला कि ये तो बाकी आस-पास के हिस्सों से बिल्कुल यंग हैं एज में। एज में यंग होने का मतलब जब हम अर्थ की बात करते हैं ना, तो जो करोड़ों सालों का है वो जवान है अर्थ में। और जो करोड़ों से भी ज्यादा पुराना होता है तो उसको हम बोलते हैं कि अब ये थोड़ा सा बुढ़ा है ना। तो ये वाला जो था, जैसे जैसे हम इस कटक के पास जाते थे तो एज कम होती थी रॉक्स की, और जितना दूर जाते जाते थे तो बहुत पुरानी एज हो जाती थी। तो इससे ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे से नया जो है क्रस्ट बन रहा है। तो अगर नया क्रस्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ नीचे से कहीं से तो लावा आ रहा होगा। फिर इसी एरिया में हमने देखा कि जहाँ पर ये मिड ओशियानिक रिज है, वहाँ पे भी बहुत सारे हमारे एक्टिव वोल्केनोस हैं या सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, अगर हम उनके विस्फोट होने के आधार पर उनको 3 में बाँट सकते हैं। एक होते हैं सक्रिय, जो बहुत ज़्यादा फटते हैं, मतलब उनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है क्योंकि वो लावा उनके सोर्स से जुड़े हुए होते हैं। दूसरे होते हैं उसमें डॉर्मेंट या विसुप्त, जो अभी अ, सोए हुए हैं मगर कभी भी उनमें विस्फोट हो सकता है, हम उनको मरा हुआ नहीं मान सकते बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कभी भी उनमें कोई भी एक्टिविटी होगी नहीं, और ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कब इनमें विस्फोट हो सकता है। सक्रिय का तो हमें मालूम रहता है। और थर्ड टाइप होता है हमारा एक्सटिंक्ट, जिसमें बिल्कुल खत्म हो चुका है, कोई भी अब उसके अंदर नीचे लावा का सोर्स ही नहीं है। और अब बल्कि उसका जो हमने क्रेटर पढ़ा था, जो बड़ा हिस्सा होता है ऊपर का, उसमें पानी भर गया है, वहां पे लेक बन गई है, तो इसके फटने के कोई भी आसार नहीं होते। तो हमने पाया कि कुछ पर्टिकुलर जगहों पे सक्रिय ज्वालामुखी बहुत ज्यादा थे। तो वो ऐसे जोन थे जहाँ पे ये लावा की अधिकता हो रही है, क्योंकि ये देखो लैंड का एक हिस्सा जब नीचे जाएगा, तो जैसे ही ये 100 किलोमीटर से नीचे चला जाएगा, ये भी कहाँ पहुंच गया, एस्नोस्फेयर में पहुंच गया। और एस्नोस्फेयर में क्या है, रेडियो धर्मी पदार्थ हैं या रेडियो एक्टिव तत्व हैं, उनकी गर्मी से ये भी पिघल गया। अब पिघल गया तो यहाँ पे लावा की क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो वो लावा जो है वो अर्थ के क्रैक्स में से ऊपर आने लगा, और वो किस रूप में फूटा, ज्वालामुखी के रूप में। तो इस तरह से ये पूरा चक्र जो है चलता जा रहा है, और जब ये देखा गया तो बड़ी समानता पाई गई इन बातों में। तो ऑर्थर होम्स की जो थ्योरी थी कि कन्वेक्शनल करंट्स वाकई में ही है यहाँ पर नीचे अर्थ के, इसको माना जाने लगा। दूसरा जो हमें प्रूफ मिला, वो मिला मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर या महासागरीय अधस्थल की बनावट। समुद्र के नीचे क्या है ये जान पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समुद्र की गहराई में हम जा ही नहीं सकते। अगर हम खुद से जाना चाहें तो जो समुद्रों का आज तक का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो 11 किलोमीटर है लगभग। 11 किलोमीटर का मतलब है कि आप अगर उसमें एवरेस्ट को भी उल्टा करके डाल दोगे ना, तो भी खाली जगह छूट जाएगी, इतना गहरा है। ये देखो, ये जैसे यहाँ पर इस वाले में नीचे ये देख रहे हो, इसको कहते हैं ट्रेंच।
जो बहुत गहरी खाइयाँ होती है समुद्र में। इसमें से जो सबसे गहरा ट्रेंच है वो है मैरीना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में है या प्रशांत महासागर में, और वो लगभग 11 किलोमीटर है उसकी डेप्थ। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हम इसके बारे में डायरेक्टली हम जान ही नहीं सकते, तैर के नहीं जा सकते हम इतना नीचे। तो कई सारे हमारे टेक्नोलॉजी में जब विकास हुआ, तो सोनार वेव्स होती हैं, एक तरह की ना साउंड वेव्स होती हैं, जिसको नीचे पानी पनडुब्बियों से नीचे की तरफ पे छोड़ा गया, और फिर जब वो टकरा करके वापस आती हैं वो सारी ध्वनियां, उससे मैप्स का निर्माण किया गया। तो ये पाया गया कि समुद्र का पूरा तल बिल्कुल फ्लैट नहीं है। समुद्र का तल कैसे है, पहले इसमें स्टार्टिंग होती है यहाँ से, पहले बिल्कुल हल्का सा एरिया है गहरा, जिसको हम महाद्वीपीय सीमा बोलते हैं, महाद्वीपीय मार्जिन या कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में तीन चीजें होती हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, और कॉन्टिनेंटल राइज होता है। मतलब महाद्वीपीय मग्न तट होता है, महाद्वीपीय ढाल होती है, महाद्वीपीय उभार होता है, और साथ में कुछ गहरी खाइयां भी इसमें शामिल होती हैं। तो इन सबको मिला करके, इन सारे पार्ट्स को मिला करके क्या बोला गया, महाद्वीपीय सीमा या कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो ये पहला पार्ट था। तो यहाँ पे जो खाइयां बनी हुई थी उससे कंफ्यूजन हुई कि ये खाइयां आखिर बनी कैसे। और ये खाइयां एक्चुअली में वो हिस्से थे जहां से अर्थ का एक पार्ट नीचे जा रहा था। यहाँ से जब अर्थ का एक पार्ट नीचे को जाएगा, तो यहाँ पर एक गहरी खाई का निर्माण होता है, और इसी को हम ट्रेंच या महाद्वीपीय महासागरीय खाइयों के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हमें मालूम पड़ा। फिर हमने देखा कि जब हम और आगे जाते हैं नीचे की तरफ गहराई में, तो बहुत विशाल मैदान है। इनको हमने कहा वितलीय मैदान या एबिसल प्लेन्स। ओके, वितलीय मैदान या एबिसल प्लेन्स। तो ये इतने बड़े जो हैं, इनके अवसादों से ढके हुए थे, मगर अवसादों की एज अलग अलग थी। कहीं पे ये बहुत ज्यादा यंग अवसाद थे, मतलब यंग डिपॉजिट्स थे, और कहीं पे ये बहुत पुराने थे। कई जगह पे तो तटों से बह करके आए थे। तो ये एक खास बात दिखी। फिर तीसरी खास बात हमें दिखी मिड ओशियानिक रिज या मध्य महासागरीय कटक, जिसके बारे में अभी हमने बात करी कि लावा निकल रहा है, एक जगह पे क्रैक है, और धीरे 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 उसके साइड्स पे चट्टानों का निर्माण होता जा रहा है। तो ये जो चट्टानों का निर्माण हो रहा था, इसमें ये वाली जैसे बेल्ट है जो सबसे पास थी इस गर्त के, ये सबसे यंग थी। फिर दूर गए ये और पुरानी हो गई, इधर आए ये और पुरानी आयु होती गई। तो जितना दूर जाते गए उतनी ये पुरानी रॉक्स होती गई। और रॉक्स की एज कैसे पता लगाते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कार्बन 14 डेटिंग होता है, जिससे इसके काल का निर्धारण करते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित अमाउंट में उसमें से जो है कार्बन 14 खत्म होता है रॉक में से। तो ये हमारा जो था, ये प्रूफ बहुत बड़ा प्रूफ था ऑर्थर होम्स की थ्योरी के लिए। साथ में फिर हमने और क्या देखा कि हमारा जो कुछ एरिया है, जो मैंने अभी आपको बताया एक्टिव वॉल्केनोस का वितरण, वो वॉल्केनो का वितरण भी एक पर्टिकुलर रिंग में हो रहा था। जैसे ये देखो, मिड अटलांटिक रिस्ट में यहाँ पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसी तरह से इधर हमने देखा अमेरिका के इस साइड पे बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहाँ पे देखा तो इधर ईस्ट बेल्ट में, यहाँ पर बीच में यूरोप के बीच में, जहां जहाँ पे आप ये डॉट्स देख रहे हो ना, ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो ये जब हमने पता लगाया, तो यहाँ पे हमें प्लेट बाउंड्रीज भी मिली कि वाकई में यहाँ से जो है कहीं ना कहीं अर्थ में मूवमेंट हो रही है। ओके, अब एक बार इसी चीज को हम बुक में देखेंगे। मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। ओके, तो ये इसको एक बारी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, उससे क्लैरिटी हो जाती है। महासागरों की बनावट और आकार का विस्तृत शोध यह स्पष्ट करता है कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं है। वर्ण उसमें भी उच्चावास पाए जाते हैं। उच्चावास मतलब रिलीफ, रिलीफ होता है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे पठार है या प्लेट्यू है। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय अधस्थल के निरूपण, निरूपण मतलब उसकी मैपिंग अभियान ने महासागरीय उच्चावास संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, और यह दिखाया कि इसके अधस्थल में जलमग्न
पर्वतीय कटक व गहरी खाइयां हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ भी हैं और बहुत गहरी गहरी खाइयां भी हैं। तो वो बने कैसे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। और पूरी दुनिया में उनकी लोकेशन भी लगभग एक सी थी कि महाद्वीपों के किनारों पे ही स्थित है। मध्य महासागरीय तट के ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई, क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पे से अलग हो रहा है लैंड। तो एक चीज ध्यान रखो, जब किसी से झगड़ा होता है तो उससे दूर जाते हैं ना, तो जब क्रैक पड़ेगा दोनों अलग दिशाओं में जाएंगे और वहां से लावा निकलेगा। और जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, गले लगाएंगे, तो वहां पे एक जो है वो दब जाएगा, नीचे गहराई में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों चीजें साथ के साथ चल रही हैं अर्थ पे। महासागरीय पपटी की चट्टानों के काल निर्धारण या रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, ये ने ये तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन हैं। ये मैंने आपको बताया कि जो चट्टानें बिल्कुल पास में थी खाई के, वो नई थी और दूर जाते जाते पुरानी होती जा रही थी। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है, उनकी आयु व रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई गई। मतलब जो उसमें एक खाई के दोनों तरफ जो बेल्ट थी, उनकी एज भी लगभग समान थी। ओके, तो फिर इसके बाद में इन्होंने बताया नेक्स्ट जो चीज है कि महासागरीय अस्थल की बनावट। अब ये मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, इसमें सिर्फ हेडिंग बता रही हूँ। महासागरीय अस्थल की बनावट में पहला आ गया महाद्वीपीय सीमा या कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जिसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां आती हैं। फिर वितलीय मैदान या एब्सल प्लेन आ गए, जो बहुत बड़े बड़े खुले मैदान हैं। फिर आया मध्य महासागरीय कटक या मिड ओशियानिक रिज, जिसमें हमने देखा कि पर्वतों की एक श्रृंखला है जो पानी के नीचे बनी हुई है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? फिर हमने ये महाभूकंप और इसको भी देखा, अर्थक्वेक और इसको वॉल्केनोस के डिस्ट्रीब्यूशन को। ये भी हमने ये मैप देखा कि कहाँ पे ज्यादा भूकंप आ रहे हैं और कहाँ पे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ओके, आप बताओ, इसमें हम ना 3 क्षेत्रों में एक्चुअली में इसको बांट लेते हैं, जो सबसे ज्यादा जहाँ पे भूकंप भी आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है। पहली बेल्ट है ये पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर के आसपास में, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दूसरी बेल्ट है यहाँ पे अफ्रीका और यूरोप के बीच में, यहाँ पर भी काफी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पूरा काफी ज्यादा यहाँ पर चट्टानें एक दूसरे से टकरा रही हैं। यही बेल्ट आगे हिमालय तक भी जाती है, यहाँ तक हिमालय का निर्माण भी इसी तरह से हुआ है। और तीसरी हमारी बेल्ट आती है ये अटलांटिक वाली। 3 बेल्टों में सबसे ज्यादा जो है ये सिस्मिक या ज्वाल अर्थक्वेक्स भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ये सक्रिय ज्वालामुखी भी बहुत है। अब इसके आगे ये जो है ये नया सागरीय अस्थल का विस्तार, इसको मैं नेक्स्ट वीक में लूंगी, क्योंकि ये आज का जो था काफी हैवी टॉपिक हो गया। तो मैं यहाँ पर अभी शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ और रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप करती हूँ, ताकि आप लोग अब क्वेश्चन